हाय एवरीवन। हम साथ में एम लक्ष्मीकांत का जो इंडियन पॉलिटी है उसमें चैप्टर बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बाद में रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और हमने इसमें अब तक चैप्टर 1 को फिनिश कर लिया है, तो आज चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। तो देखो, जो एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी है उसमें जो चैप्टर 2 आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस बुक में दे रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आई कैचिंग लगे। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही टच करेंगे। Which of the following provisions of the Constitution of India were given immediate effect from 26 नवंबर 1949? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछ रहा है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनैक्ट हुआ था, है ना, 26 नवंबर 1949 को, तो उसके तुरंत बाद ही ऐसे कौन से प्रोविज़न थे फ्रॉम दिज ऑप्शंस जिन्हें तुरंत अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो देखो, सिटीजनशिप और फेडरल सिस्टम जो है उसे तुरंत अडॉप्ट कर लिया गया था। इलेक्शन की बात करें तो पहला जो आपका जनरल इलेक्शन हुआ था वो 25 अक्टूबर 1951 को हुआ था, है ना। और इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करो तो इमरजेंसी प्रोविज़न जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था ज़रूर, बट इसको अडॉप्ट किया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, यानी कि 1950। ठीक है, और जब ये इनैक्ट हुआ था तो उस दौरान तुरंत ही सिटीजनशिप और फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नाउ, व्हाट वाज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सा प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एडॉप्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखो, आपका पहला ऑप्शन दिया है कि ये सबमिटेड होता है पीपल ऑफ इंडिया को। नहीं, क्योंकि जो पीपल ऑफ इंडिया जिन्हें इलेक्ट करके भेजते हैं उनको सबमिट, यार देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्शन की बात चल रही है। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो रहा था तो उस दौरान तो कोई जनरल, आपने देखा ना, कोई इलेक्शन वगैरह तो हो नहीं रहा था। ठीक है, तो लोगों के ऊपर थोड़ी था उस समय, जो भी इंटरिम गवर्नमेंट थी उनके ऊपर था सब कुछ। ठीक है, ठीक है, जो विदाउट इलेक्शन चल रहे थे। ठीक है, तो देखो, इट वॉज सबमिटेड टू गवर्नर जनरल। नहीं, इट वॉज अडॉप्टेड व्हेन इंटरिम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट। नहीं, उस समय देखो, जो ये कब अडॉप्ट होता है, ये तब अडॉप्ट होता है जब प्रेसिडेंट की सिग्नेचर मिलती है और जितने भी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनकी जब सिग्नेचर मिलती है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम हो चुका है, बन चुका है, तब जाके हमने उसे अडॉप्ट किया था। ठीक है, 1949 में 26, है ना, 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, नाउ, और इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कब बनी थी? 1934 में। ठीक है, अब देखो, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो उस समय चेयरमैन कौन था स्टेट कमेटी का? ऑब्वियसली सभी को पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू। यही तो राजा थे यार देश के, है ना, रजवाड़े लोग थे ये सब। तो चेयरमैन कौन था स्टेट कमेटी का? जवाहरलाल नेहरू। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है एज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फाइनली अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन, जब आप अपना प्रीएम्बल पढ़ोगे, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको पता चल जाएगा 26 नवंबर 1949 को ये हुआ था। ठीक है, एक बार देख लो आपका जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता क्या है। तो देखो, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या सिक्योर करेगा? जस्टिस। जस्टिस में क्या? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। ठीक है, तो देखो आप लास्ट में देखो 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट, इनेक्ट और खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा था। ठीक है, नाउ आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी, यहाँ पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी
ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाई JB कृपलानी। तो देखो जो JB कृपलानी जी थे, है ना, उनके द्वारा जो कमेटी जो चेयर की गई थी वो क्या थी, फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी थी वो चेयर की गई थी। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करें क्या, छोड़ो यार, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं तो इसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। नाउ क्रॉस चेक करना होता तो इसमें करते, पर ये टाइम कंज्यूमिंग था, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते नहीं है। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर, तो देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उन्हें वो कैसे इलेक्ट होते थे, ठीक है, उन्हें कौन इलेक्ट करता था। देखो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी हमारी, तो मैंने पहले ही कहा कि हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग है, पार्लियामेंट अलग है। ठीक है, पार्लियामेंट हमारा तब बना था जब इलेक्शन हेल्ड हुआ था उसके बाद। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उस दौरान उन्हें कौन इलेक्ट करता था, मतलब उसमें कौन जाते थे, वैसे लोग जाते थे जो बहुत सारे प्रांतों के लोग जिन्हें इलेक्ट करके लेजिस्लेचर में भेजते थे, एंड नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो देखो उसमें प्रोविंसेस होते थे और प्रिंसली स्टेट्स होते थे। तो राजा लोग और प्रांत के लोग जिन्हें चुन के भेजते थे वही लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाते थे और वही लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाए हैं। ठीक है, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया है। ठीक है, जो कि 1950 में कमेंस हुआ, मतलब फोर्स में आया, लागू हुआ। नाउ हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो कौन था, KM मुंशी जी थे। ठीक है, KM मुंशी जी, BN राव ये सब कुछ नहीं, KM मुंशी। ठीक है, सॉरी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एडवाइजर थे, है ना, वो कौन थे, सर BN राव जी थे। ठीक है, यहाँ पे गलत था ये, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, सर BN राव। ठीक है, नाउ हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही फर्दर हमारा प्रीएम्बल बना, है ना, प्रीएम्बल मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो भी बातें थी उसे प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है इसको किसने मूव किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसमें देखो आपकी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे उन्हें इलेक्ट किया गया था प्रोविजनल प्रेसिडेंट के तौर पे पहली बार। ठीक है, असेंबली का। तो जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है उन्हें क्या इलेक्ट किया गया था, प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और जो HC मुखर्जी है उन्हें इलेक्ट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था 1934 में। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखो अगेन दो स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा सही है, तो मैंने इसको पहले ही करेक्शन कर लिया है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए देख लो। तो देखो अगर हम बात करें ओरिजिनली, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द हिंदी लैंग्वेज। ये बात सही है ना, इसके लिए कोई भी एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट नहीं बना था उस दौरान। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। क्यों, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया जो है उसमें बहुत सारे स्टेट्स, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते थे। ठीक है, तो इट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। ठीक है, बट फिर क्या हुआ लेटर 1949 में इंडिया का जो हिंदी लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया गया था, और 1963 में इसके लिए पहली बार एक्ट आया था। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज के लिए। नाउ इन परसुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स of the Constitution of India, the President published an authoritative text of the Constitution in Hindi language। तो देखो अगर हम हिंदी लैंग्वेज के लिए बात करें तो इसके लिए जो आर्टिकल दे रखा है वो आर्टिकल 394A है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो आर्टिकल 319(4)A है, इसने इंसर्ट किया था, ये जो इंसर्ट हुआ था वो 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1987 में हुआ था। ठीक है, अब देखो ये मेरा बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट में आर्टिकल 394A देखते हैं हम। देखो, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी लैंग्वेज, है ना, जितने भी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट होंगे वो हिंदी लैंग्वेज में होंगे। इसके लिए प्रोविज़न आर्टिकल 319(4)A में दे रखा है। ठीक है, तो यही है ना, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, आर्टिकल 319(4)A। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज? वो हमारा पार्ट 22 है। ठीक है, देखो पार्ट 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या दे रखा है? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, है ना, एंड रिपील्स के लिए दे रखा है। ठीक है, तो जो हमारा ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट है वो हिंदी में होगा। ये बात पार्ट 22 में कही गई थी। ठीक है, शॉर्ट टाइटल जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो उसमें देखोगे जो भी शॉर्ट टाइटल है वो ऐसे ही शुरू होगा, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज, जो भी नाम दिया हो। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसे ही शुरू होता है। ठीक है, नाउ which of the following constitutional amendment act made a provisions with respect to an authoritative text of the constitution of India इन हिंदी लैंग्वेज? तो वो आपका 58th अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 1987 में हुआ था। ठीक है, तो देखो ये है, तो ये इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987। ठीक है, इसने ही ऐड किया था आर्टिकल 319(4)A। ठीक, सो हमने अभी फिनिश किया है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, जितने भी हमारे क्वेश्चंस इस बुक में दे रखे हैं तो उसको फिनिश किया। अगर एक बार हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहते तो पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा टाइम बच गया यार, तो देख लेते हैं। देखो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी? 1934 में हुई थी। कौन लाया था? एम एन रॉय लाए थे। ठीक है, देखो फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो होना चाहिए। ठीक है, फिर 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके बिहाफ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा उसे बनाया जाएगा, उसको खुद इंडिया के लोग बनाएंगे। ठीक है, बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के, है ना। हम पढ़ रहे हैं क्या? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम लक्ष्मीकांत। ठीक है, और बाई अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिक्लेयर किया था और उन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इंडिया के लोग ही बनाएंगे बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के। ठीक है, तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो बनाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो वोटिंग राइट्स होता है। ठीक है, फिर देखो ये जो डिमांड था वो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। और क्योंकि उस समय जो क्रिप्स, क्योंकि उस समय उसी समय देखो वर्ल्ड वार भी चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी कि वर्ल्ड वार में उनके साथ कोई रहे साथ में। ठीक है, तो तब उन्होंने क्रिप्स मिशन आया, ये फर्दर वो हुआ। ठीक है, फिर देखो इसके लिए जो डिमांड था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसको हम अगस्त ऑफर बोलते हैं ऑफ 1940, है ना। उसी दौरान वर्ल्ड वार भी तो चल रहा था। फिर देखो इन 1942 में क्या हुआ, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो एक मेंबर थे, है ना, इन्होंने ही क्रिप्स मिशन लाया था कि उन्होंने, फिर वो इंडिया है, फिर उन्होंने ड्राफ्ट किया एक प्रपोजल फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वार 2। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था उस दौरान, इसलिए इन्होंने ये, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जवाहरलाल नेहरू है उनकी बात को एक्सेप्ट किया था कि ठीक है, आप अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हो तो बना लो, आपकी कंट्री को फ्री कर दिया जाएगा, बट बदले में आप वर्ल्ड वार 2 में मुझे अपने लोग दो लड़ाई करने के लिए, ऐसा कुछ चल रहा था। ठीक है, तो देखो जो क्रिप्स प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया गया था बाय मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है, विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनोमस। तो जो मुस्लिम लीग थे, ठीक है, उनको लग रहा था कि अरे ये इंडिया जो है वो हिंदू नेशन बन जाएगा, तो इसलिए उन्होंने क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे बदले में, 2 ऑटोनॉमस नेशन, मतलब इंडिया के दो टुकड़े हो,
ये मुस्लिम लीग चाहती थी, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए जो कैबिनेट मिशन है वो सेंड किया गया इंडिया के पास, ठीक है। वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट फुट फोर्थ स्कीम, ठीक है। जो मुस्लिम लीग बना था उस दौरान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था एक ही था, ठीक है, भले ही दो नेशन में बट गया था। तो देखो फिर कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्होंने देख रखा है कि कैसे कैसे कंपोजिशन हुआ, तो इसको आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है। फिर फर्दर आप देखोगे तो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जब हम फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बेसिकली था क्या, वो सारे फंडामेंटल एंड फिलॉसफी थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसने क्या क्या डिक्लेयर किया, ये सारी चीज़ें इसमें लिख रखी है। तो जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको क्लियर करेंगे। फिलहाल हमने फिनिश किया मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको। अब हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर 3 होगा वो होगा सेलाइन फीचर्स। तो इस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इसको भी सॉल्व करेंगे आगे। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स लर्न टुगेदर।